नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन और प्लेनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 12 चैप्टर 13 पार्ट 2 महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। तो हम सेकंड पार्ट की शुरुआत करते हैं क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हम ये सारी चीज़ें देख चुके थे। तो अब हम पहुंचते हैं गांधी एज पीपल्स लीडर। तो ये सब चीज़ मैं खाली हिंदी में बता दूंगी आप लोगों को, एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है। गांधी जी हैज had transformed nationalist movement into a mass movement that was more properly representative of the Indian masses. Dressed like them, lived like them, and spoke their language. Spent part of each day working on charkha, break the boundaries that prevailed within the traditional caste system between mental labor and manual labor related to their lives. तो ये उनका रहने का स्टाइल था, ठीक है। बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है इसमें। महात्मा गांधी विद द चरखा हैज बिकम द मोस्ट अबाइडिंग इमेज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ये वाली इमेज काफी फेमस है। In 1921, during a tour of South India, Gandhiji shaved his head and began wearing a loincloth in order to identify with the poor. मतलब अपना जो अपीयरेंस है वो और अपना जो रहन सहन है वो इसलिए आम लोगों की तरह बनाया ताकि आम लोग उनको अपने जैसा समझकर उनसे अपना दिल खोल सकें। His new appearance also came to symbolize asceticism and abstinence, qualities he celebrated in opposition to the consumerist culture of modern world. अच्छा, वेस्टर्न कल्चर के अगेंस्ट भी अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए। चरखा, महात्मा गांधी आधुनिक युग जिसमें मशीनों ने मानव को गुलाम बनाकर श्रम को हटा दिया था के घोर आलोचक थे। इसलिए ये मेंटल लेबर और मैनुअल लेबर की लड़ाई को बोल रहे हैं। ठीक है, उन्होंने चरखा को एक ऐसे मानव समाज के प्रतीक के रूप में देखा जिसमें मशीनों और प्रौद्योगिकी को बहुत महिमा मंडित नहीं किया जाएगा। इससे भी अधिक चरखा गरीबों को पूरक आमदनी प्रदान कर सकता था तथा उन्हें स्वावलंबी बना सकता था। अच्छा, मशीनों की वजह से क्या हो रहा था? मशीन आने की वजह से जहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान को जॉब मिल रही थी, जबकि उससे पहले जो लेबर होता था, मैनुअल लेबर, तो उसमें ज़्यादा लोगों को जीवनी चलती थी, उसमें ज़्यादा लोगों का काम चलता था। तो अब मशीनों की वजह से कितने सारे लोग बे मतलब काम से हट गए थे, जॉबलेस हो गए थे एक तरीके से। इसके अगेंस्ट थे गांधी जी। मेरी आपत्ति मशीन के प्रति सनक से है। यह सनक श्रम बचाने वाली मशीनरी के लिए है। ये तब तक श्रम बचाते रहेंगे जब तक कि हजारों लोग बिना काम के और भूख से मरने के लिए सड़कों पर न फेंक दिए जाए। मैं मानव समुदाय के किसी एक हिस्से के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए समय और श्रम बचाना चाहता हूँ। मैं धन का केंद्रीकरण कुछ ही लोगों के हाथों में नहीं बल्कि सभी के हाथों में करना चाहता हूँ। खद्दर मशीनों को नष्ट नहीं करना चाहता बल्कि यह इसके प्रयोग को नियमित करता है और इसके विकास को नियंत्रित करता है। यह मशीनरी का प्रयोग सर्वाधिक गरीब लोगों के लिए उनकी अपनी झोपड़ियों में करता है। वहीं ये अपने आप में ही मशीनरी का एक उत्कृष्ट नमूना है। यंग इंडिया में इनके अपने बोल छपे हैं। दूसरा है मिरेकलस एंड अनबिलीवेबल। ये खैर मैं बहुत पढ़ूंगी नहीं। संयुक्त प्रांत के स्थानीय समाचार पत्रों में उस समय फैली कई अफवाहें दर्ज हैं। ये अफवाहें भी थी कि किस भी व्यक्ति ने महात्मा गांधी की शक्ति को परखना चाहा उसे अचंभा हुआ। जैसे एक है, ये बढ़ देती हूँ। आजमगढ़ के एक किसान ने कहा कि वह महात्मा जी की प्रामाणिकता में तब विश्वास करेगा जब उसके खेत में लगाए गए गेहूं तेल में बदल जाए और अगले दिन इसके खेत का सारा गेहूं तेल बदल गया। और ऐसे एक अफवाहें हैं जिन्होंने अपोज किया गांधी जी को, उनको कष्ट हुआ। जैसे कि गोरखपुर से एक सज्जन ने चरखा चलाए जाने की आवश्यकता पर प्रश्न उठाया, उसके घर में आग लग गई। और ऐसी ये दो घटनाएं हैं। तो ये शाहिद अमीन गांधी जी की गांधी जी एज महात्मा, ये शाहिद अमीन ने लिखी है गांधी एज महात्मा, उनकी बुक से ये रेफरेंसेस है। ठीक है। रिमर्स ऑफ गांधी जी मेरेकुलस पावर्स, ऐसे ही काफी सारे रिमर्स थे गांधी जी के, भाई काफी मेरेकुलस है पावर्स है उनके पास। सेंट टू द by the king to redress the grievances of the farmers. Some places overall old local officials. Gandhiji appeal among the poor and peasant in particular was enhanced by his ascetic lifestyle. It was also claimed that Gandhi's power was superior to that of English monarch. Stories spread of dire consequences for those who opposed him, who criticized Gandhi, their houses mysteriously falling apart or their crops failing. Gandhiji appeared to the Indian peasant as a savior, rescued them from high taxes and oppressive officials, restored dignity and autonomy to their lives. तो ऐसा गांधी जी थे। बेस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट अंदर गांधी जी। अच्छा, बेस क्या है? बेस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट और ज़्यादा ब्रॉड हो गया था क्योंकि ज़्यादा
जो सोशल लोग, अलग अलग सोशल कैटेगरी के लोग थे, वो इसमें एक साथ आने लग गए थे। नई ब्रांचेस कांग्रेस की अलग अलग पार्ट में स्टेब्लिश हो गई थी। प्रजामंडल्स वर स्टेब्लिश टू प्रमोट नेशनलिज्म इन द प्रिंसली स्टेट्स। जो प्रिंसली स्टेट्स थे, अब पूरा इंडिया जो है वो डायरेक्ट, सारे जो पार्ट थे इंडिया के वो डायरेक्ट रूल में नहीं थे ब्रिटिश के, तो इसलिए कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी थे अभी भी, जहाँ पर वहाँ पर नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए कि वो भी हमारे साथ आज़ादी के लिए लड़े। तो कैसे प्रिंसली स्टेट्स को तो ज़रूरत नहीं थी आज़ादी के लड़ने की, लेकिन वहाँ के लोग भी, वहाँ के लोकल जनता भी शामिल हो, इसलिए वहाँ पर प्रजामंडल स्टेब्लिश किए गए। ये लोगों को नेशनलिज्म, मतलब आज़ादी के लिए लड़ने के लिए प्रमोट करते थे उन लोगों को। प्रोविंशियल कमिटीज ऑफ कांग्रेस वर बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक डिविजन्स। जितने भी कांग्रेस की कमिटीज थी वो भाषाई आधार पर डिविजन्स थी कि जहाँ पर महाराष्ट्र मराठी ज़्यादा बोलते हैं उसका पूरा एरिया, अब कुछ एरिया वो गुजरात का भी है, कुछ महाराष्ट्र का है, कुछ मराठी लोग आज के एमपी में भी हैं। तो जो बाउंड्रीज ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाई हुई थी अपनी सहूलियत के लिए, उसके हिसाब से कांग्रेस कमेटी काम नहीं करती थी, वो अपने अलग तरीके से काम करती थी। ठीक है। जैसे संयुक्त प्रांत में क्या आ जाता है, एमपी और महाराष्ट्र, गुजरात, ये बीच वाला पूरा एरिया जो आ जाता है ऐसे, तो इस तरीके के प्रांत अपने अलग कांग्रेस कमेटी ने बनाए हुए थे। और इसीलिए आज़ाद होने के बाद भी इंडिया उस आधार पर उनके स्टेट्स बने थे, लिंग्विस्टिक उस पर आधार पर बने थे सभी के प्रांत इंडिपेंडेंट इंडिया में। गांधी जी एडवोकेटेड द स्प्रेडिंग ऑफ द नेशनलिस्ट मैसेज इन द मदर टंग, और उन्होंने बोला कि भाई इंग्लिश का यूज हम नहीं करेंगे कांग्रेस में, हम उस भाषा का यूज करेंगे जो यहाँ लोग जिस भाषा में समझते हैं, क्योंकि हमको निचले स्तर तक लोगों तक पहुंचना है तो उनकी भाषा में ही पहुंचना पड़ेगा, उन्हें तो इंग्लिश नहीं आती है। तो प्रॉस्पेरस बिजनेसमैन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, तो नीचे से नीचे और ऊपर से ऊपर बड़े बड़े लोगों तक भी गांधी जी पहुंचना चाहते थे कि वो लोग भी इसमें जुड़े। जैसे कि एक है जीडी बिरला, जिन्होंने ओपनली सपोर्ट किया था इन नेशनलिस्ट मूवमेंट्स को। हाईली टैलेंटेड इंडियंस अटैच, गांधी जी से काफी बड़े बड़े लोग भी अटैच हो गए थे। महात्मा फॉलोइंग फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ पीपल ऑल ओवर इंडिया। गांधी एज अ सोशल रिफॉर्मर, इन्होंने काफ़ी सोशल रिफॉर्मर वाली एक्टिविटीज़ भी की थी, सोशल लेवल्स बंद हो उसके लिए भी काफ़ी भाषण वगैरह दिए थे। चाइल्ड मैरिज, अनटचेबिलिटी, हिंदू मुस्लिम हार्मनी के लिए इंडियंस हैड टू लर्न टू बिकम सेल्फ रिलायंट, स्ट्रेस on the significance of wearing khadi rather than mill-made cloth imported from overseas। लोगों को बोला कि भाई खादी का पहने, चरखा चलाएं और अपना ही लें। सॉल्ट सत्याग्रह, अब आता है दूसरा केस स्टडी बैकग्राउंड, मेजर पॉलिटिकल इवेंट्स फ्रॉम 1928 टू 30। 1927 में साइमन कमीशन आया और जिसके अगेंस्ट भी काफी नारेबाजी हुए थे। साइमन कमीशन, गो बैक, आपको पता हो, मूवीज वगैरह देखी होंगी। इंक्वायरी, इंक्वायर इनटू कंडीशंस इन द कॉलोनी। 1928 में ऑल इंडिया कैंपेन इन ऑपोजिशन टू द ऑल वाइट कमीशन सेंट टू इंडिया। 28 में इसके अगेंस्ट गांधी जी ने कैंपेन छेड़ा कि भाई जो भी कमीशन आप इंडिया में भेज रहे हैं उनको वापस भेजो, क्योंकि आप लोगों की मंशा कुछ और ही है। Gandhiji did not himself participate in this movement since he was engaged in a peasant satyagraha in Bardoli। तो जहाँ पर गांधी जी नहीं है वहां पर भी नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं, क्योंकि और भी बहुत सारे लीडर्स हैं। वो उस वक्त बारडोली में व्यस्त थे, बारडोली सत्याग्रह में 28 में। In the end of December 1929, the Congress held its annual session in the city of Lahore. People gathered on the banks of Sabarmati River to hear Mahatma Gandhi speak before starting out on the Salt March in 1930। अच्छा, एनुअल सेशन 29 में लाहौर में हुआ था। मीटिंग किस लिए थी? इलेक्शन ऑफ जवाहरलाल नेहरू एज प्रेसिडेंट, सिग्निफाइंग द पासिंग ऑफ लीडरशिप ऑफ कांग्रेस टू यंगर जनरेशन, कि भाई अब जो प्रेसिडेंट है हमारे वो जवाहरलाल नेहरू बनेंगे, क्योंकि अब हमको लीडरशिप यंगर जनरेशन के हाथ में देनी चाहिए। एंड प्रोक्लेमेशन ऑफ कमिटमेंट टू पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और यहीं पर उन्होंने, कांग्रेस ने अपना गोल, जो अभी तक सिर्फ इसी चीज़ों पर कहते थे कि भाई हमें थोड़ा-सा रिप्रेजेंटेटिव दे दीजिए, थोड़ा-सा वो दे दीजिए कि भाई हम भी अपने लिए कुछ काम कर सकें, हमारे हाथ में भी कुछ रिप्रेजेंटेशन दे, इसी के लिए रहते। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट लोगों की डिमांड के चलते कि भाई उन लोगों ने लोगों के आम जनता के दिल में ज़्यादा जगह बना ली है, इसलिए कांग्रेस ने अपना फिर एम पार्शियल से कंप्लीट इंडिपेंडेंस की तरफ बदल लिया कि अब हम अगर कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात अगर हमने नहीं की तो लोग हमसे साइड हो जाएंगे।
ठीक है, तो इसीलिए अपना डिक्लेयर कर दिया था दिसंबर में इन्होंने कि हम पूर्ण स्वराज की ही मांग अब हमेशा अंग्रेजों के सामने करेंगे, उससे नीचे कुछ नहीं मांगेंगे, ठीक है। और 26 जनवरी को फिर मतलब एक महीने बाद ही 26 जनवरी 1930 को पहली बार इन्होंने बनाया कि अब हम खुद को इंडिपेंडेंस ही मानेंगे, और हमारा इंडिपेंडेंस डे आज से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि अब हम सिर्फ इंडिपेंडेंस की ही मांग करेंगे। तो पहला 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था। नेशनल फ्लैग होस्ट किया था जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि प्रेसिडेंट बने थे। और इसी की याद में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भाई इंडिपेंडेंस जो क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंस डे अपना 26 जनवरी को, जब उन्होंने बोला कि अब हम सबसे पहले अपना जो लागू करते हैं क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, वो 26 जनवरी को इसी की याद में जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। अच्छा, ये भी गांधी जी को बोला जाता है कि उन्होंने एक काम और गलत किया था कि जवाहरलाल नेहरू की बजाय लोग किसको पसंद कर रहे थे। एक तो गांधी जी की अपनी भी थी कि भाई लोग जो हैं वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे, और विद इन द कांग्रेस, इवन कांग्रेस के अंदर कमिटी में भी सभी लोग इनको पसंद कर रहे थे। गांधी जी और नेहरू के विचारों को की बजाय वो लोग किसके विचारों को ज्यादा पसंद कर रहे थे, नेताजी सुभाष चंद्र को। तो इसीलिए गांधी जी ने फिर उनको वहां से हटा दिया कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। काफी कुछ खेला वेला आप सर्च कर सकते हैं इसके बारे में, देख सकते हैं कुछ। तो इसीलिए फिर वहां से कांग्रेस से रिजाइन करके नेताजी साइड में चले गए थे और अपना अलग तरीके से काम करने लगे थे। और सेम ऐसा आया दूसरा चांस जब जवाहरलाल नेहरू को इन्होंने आगे रखा कि भाई ये होना चाहिए, जबकि जवाहरलाल नेहरू को कोई भी पसंद नहीं करता था। पटेल को सब लोग प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे, और आजाद इंडिया में भी जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ तब भी हमारा जो प्रेसिडेंट था वो बनाना किसको लोग चाहते थे, आम जनता भी और कांग्रेस के सभी लोग सिर्फ पटेल को बनाना चाहते थे। जितने भी वोट थे वो पक्ष में थे पटेल के, और नेहरू के वोट में सिर्फ पक्ष में एक ही वोट था, वो खुद नेहरू का, कि मैं बनना चाहता हूँ। फिर भी गांधी जी ने इस चीज को किया कि भाई, क्योंकि गांधी जी इतने ज्यादा, एक उनका था कि वो बहुत ही ज्यादा हठी और जिद्दी थे। उनको अगर कोई कह देता कि आपको टोक भी देता कि भाई आप ये काम गलत कर रहे हैं, तो वो फिर उस चीज को जिद पकड़ लेते कि अब तो मुझे ऐसा ही करना है। तो उनको जिद थी कि मैंने अगर लोगों को बोला कि नेहरू को बनना चाहिए तो लोगों ने मेरा अपोज क्यों किया, अब तो मैं नेहरू को बनाकर ही छोड़ूंगा। तो सभी के विश के अगेंस्ट उन्होंने नेहरू को प्रेसिडेंट बनाया, और इंडिया जब इंडिपेंडेंस हुआ तब भी इन्होंने नेहरू को रखा था आगे। मतलब दो इतने बड़े नेताओं जिनको लोग पसंद कर रहे थे उनकी इन्होंने चिंता नहीं की, उन दोनों को बाहर खदेड़ दिया था। The Salt March. Soon after the observance of the Independence Day, the state monopoly over salt. अब ये salt का क्या है किस्सा? ये salt लोगों की इसका जिंदगी का हिस्सा है, डेली का। इस पर मोनोपोली ब्रिटिश ने की हुई थी कि आप लोग नहीं बना सकते हैं सॉल्ट, हम ही बनाएंगे, हमारा बेचा हुआ ही आपको लेना है। और अगर एक्स्ट्रा सॉल्ट जो था, जो बचता था, उसको जलाकर मतलब उसको खराब कर देते थे, नष्ट कर देते कि लोगों के हाथ में नहीं लगना चाहिए। जितना हम बना पाएंगे उतना हमारे पास, और उसी से आप लोगों को खरीदना पड़ेगा, और ना ही आप अपना पर्सनल बना सकते अलग तरीके से। कोई भी इंडियन को अलाउड नहीं था, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट गांधी जी ने किया कि ये वाला जो है, इस पर लोग, सारे लोग इस चीज को चुना कि यहाँ पर लोग सब की सब जो आम जनता है वो मेरे साथ आ जाएगी सॉल्ट पर। इस चीज को उन्होंने बहुत ही सोच समझ कर चुना था। मोबिलाइज अ वाइडर लेवल ऑफ डिसकंटेंट, पीपल वर फॉरबिडिंग फ्रॉम मेकिंग सॉल्ट, ब्रिटिश कंपेल्ड देम बाय सॉल्ट फ्रॉम शॉप एट हायर प्राइस। एडवांस नोटिस ऑफ हिज सॉल्ट मार्च। अच्छा, गांधी जी ने एडवांस नोटिस किया कि भाई हम तो सॉल्ट मार्च करने वाले हैं। वाइस रॉय ने, इरविन ने बोला कि अरे फालतू चीज है, कोई नहीं आएगा इनके साथ में। उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन लोग आए क्योंकि सॉल्ट उनकी जिंदगी का हिस्सा था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने मार्च अपने साबरमती आश्रम गुजरात से शुरू किया ओशन की तरफ, क्योंकि अभी ओशन से ही सॉल्ट बनता है। ही रीच्ड दांडी, कुछ 3 हफ्तों में पहुंच गए दांडी, और हैंडफुल ऑफ सॉल्ट उन्होंने वहां से बनाकर उस लॉ को ब्रेक कर दिया। पैरेलल सॉल्ट मार्चेस, अब कुछ अलग अलग जगह पर भी इसी तरीके की सॉल्ट मार्चेस लोगों ने बना शुरू उस समय पे की थी, अलग अलग कंट्री के पार्ट में। पीजेंट्स ब्रीच्ड कॉलोनियल फॉरेस्ट, और इसके साथ साथ अब जो
एक चीज इन्होंने तोड़ी तो बाकी लोगों ने भी अपने अपने तरीके से दूसरे रूल तोड़ लिए, जैसे सेम पीसेंट्स ने फॉरेस्ट लॉ तोड़े, फैक्ट्री वर्कर ने स्ट्राइक की, लॉयर्स ने अपना काम किया, स्टूडेंट्स ने अपना काम किया, ऐसे 1920 से 22। और ये किससे, ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के थ्रू चल रहा था, क्योंकि ये सारी चीजें किसके, सॉल्ट लॉ में नहीं चल रही थी, ये सारी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सॉल्ट लॉ और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये दोनों चीजें एक साथ चल रही थी। ठीक है। गांधी जी टोल्ड द अपर कास्ट इफ दे वांट स्वराज दे मस्ट सर्व अनटचेबल्स। हिंदू मुस्लिम पारसी सिख सभी को यूनाइट आना पड़ेगा, स्वराज चाहिए है तो। पुलिस स्पाइस रिपोर्टेड all men and women and all castes attended the meeting of Gandhi. Thousands of volunteers were flocking to the national cause. Salt march of Gandhi ji was reported in the American news magazine Time. तो गांधी जी की इस सॉल्ट मार्च को जो अमेरिकन न्यूज मैगजीन पहले बहुत हल्का ले रही थी कि कोई बकवास सी काम कर रहा है, ये कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन बाद में उसको इस चीज की तारीफ की थी कि गांधी जी ने लोगों को, इतने सारे लोगों को एक साथ लाकर खड़ा किया है। Reports on the march magazine was deeply skeptical of Salt March reaching its destination, changed its view, and saluted Gandhi as a saint and statesman. The rulers responded by detaining the dissenters. Walk of the Salt March in 1930, nearly 60,000 Indians were arrested, among them, of course, Gandhiji himself. Why the salt satyagrah? Satyagrah picking up natural salt at the end of Dandi March 6 अप्रैल 1930। ठीक है, डेट याद रखना, मार्क द डेट। नमक सत्याग्रह, आज सत्याग्रह का प्रतीक क्यों था, इसके बारे में महात्मा गांधी ने लिखा है। प्रतिदिन प्राप्त होने वाली सूचनाओं से पता चलता है कि कैसे अन्यायपूर्ण तरीके से नमक कर को तैयार किया गया है। अच्छा, ये जो मैंने बोला था ये वही चीज, सब चीजें वापस है। लोगों, सामान्य जन की से पता किया अस्तित्व में न रहा, इसको मैंने डिस्क्राइब कर दिया। ये है किस चीज से, द कलेक्टेड वर्क ऑफ महात्मा गांधी, द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी से ये पैराग्राफ है। ठीक है, जिसको पढ़ना है अपना पॉज लेके या एनसीईआरटी से पढ़ लेना। अगले दिन उन्होंने बोला कि दांडी मार्च मार्च 1930 के कल हम सॉल्ट लो तोड़ने वाले हैं। 5 मार्च 1930 को दांडी, महात्मा गांधी ने दांडी में कहा था कि कल हम तोड़ने वाले, तो 6 अप्रैल को तोड़ा था। तो कल हम नमक तारुण तोड़ेंगे, और ऐसा ऐसा होके ये भी कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी से है। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ द सॉल्ट मार्च। अब हुआ क्या सॉल्ट मार्च से, द सॉल्ट मार्च वाज नोटेबल फॉर एटलीस्ट 3 रीजंस। महात्मा गांधी ने वर्ल्ड अटेंशन पाया था क्योंकि ऑब्वियसली अमेरिकन की प्रेस ने उसके बारे में लिखा था, उनको प्रेज किया था। पहले बोला कि गलत, पहले तो उनके बारे में गलत लिखा, फिर बाद में उसको प्रेज किया कि इन्होंने तो हैरत अंगेज काम कर दिया। March was widely covered by European and American press. First nationalist activity in which women participated in large numbers. Kamala Devi Chattopadhyay, not to restrict the protest to men alone. इन्होंने ऐसा बोला था कि भाई आदमी क्यों प्रोटेस्ट करे अकेला। अरेस्टेड, और वो खुद भी इस चीज के लिए अरेस्ट की गई थी, सॉल्ट लॉ और लिक्विड लॉ ब्रेक करने के लिए। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय नाम याद रखना। ब्रिटिश रियलाइज दैट देयर रूल वाज नॉट टू लास्ट फॉर एवर, और यहीं पर आकर ब्रिटिश लोगों को लगा था कि भाई अब तो हमारा रूल लंबा चलने वाला है नहीं, और हमको इंडियंस के साथ कुछ पावर शेयर करनी पड़ेगी। और उसी वजह से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई थी, गेट टू सम काइंड रेजोल्यूशन कि भाई चलो हम लोगों को बैठकर अब कुछ बात कर लेनी चाहिए। ठीक है। इन जनवरी 1931 1931 महात्मा गांधी को जेल से रिलीज कर दिया गया था। अब सॉल्ट के उसमें सत्या उन्होंने तोड़ा था लॉ, तो उनको 30 में जेल में डाला और फिर 31 में उनको रिलीज कर दिया। आफ्टर दैट मैनी मीटिंग्स, इसके बाद काफी मीटिंग हुई, और वाइसरॉय के साथ उन्होंने गांधी इरविन पैक्ट साइन किया था। इसमें इन्होंने गांधी इरविन पैक्ट में क्या किया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आप वापस ले लीजिए, all prisoners who were put in jail without trial to be released। गांधी जी ने बोला कि ठीक है हम ये चीजें करेंगे, कि जितने भी प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज कर दिया जाएगा, एंड अलाउ सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग अलोंग द कॉस्ट, और लोगों को सॉल्ट बनाने की इजाजत दी जाएगी, ये लॉ हटा लिया जाए। और जिसमें से कि यहीं पर हुआ था जब इनको फांसी हुई थी, क्या बोलता है, महात्मा गांधी ने जिनकी भगत सिंह को फांसी होने से इन्होंने रोका नहीं था। लोगों ने बोला था कि आप तो इनके साथ गांधी इरविन पैक्ट इस पर साइन मत कीजिए, अगर वो हमारी बातें नहीं मानते हैं, भगत सिंह को रिहा नहीं करते हैं, उनकी फांसी नहीं रोकते हैं, तो लेकिन गांधी जी ने इस बात को नहीं माना था और साइन करके आ गए थे। तो गांधी जी रिप्रेजेंटेड द कांग्रेस एट सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन, और फिर
दिसंबर में के एंड में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, तब गांधी जी ने इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट, कांग्रेस या सभी इंडियन की तरफ से रिप्रेजेंट होकर लंदन में ये गए थे, वहां पर बैठे थे। After Mahatma Gandhi's release from prison in January 1931, Congress leaders met at Allahabad to plan the future course of action. तो ये अलग-अलग लोग हैं, जवाहरलाल नेहरू, जमनालाल बजाज, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, महादेव देसाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, तो सुभाष चंद्र बोस को तो इन्होंने बाद में, बेचारे यहाँ पर बैठे हैं, तो इनको तो हटवा दिया था क्योंकि लोग इनकी लोग गांधी जी से भी ज्यादा सुनते थे कांग्रेस के अंदर, इनके पक्ष में ज्यादा, इनके तरीकों को ज्यादा लोग सपोर्ट करते थे, तो इसलिए इनको यहाँ से हटवा दिया था। और जब नेहरू के की बजाय सरदार वल्लभ भाई पटेल को करते थे, तो पटेल को हटवा दिया था और नेहरू को बना दिया था। तो गांधी नेहरू होता रह गया और इसमें से ये दोनों लोग हट गए थे बेचारे। Police clashed with Congress volunteers in Bombay during the civil disobedience movement. अब civil disobedience movement भी उसी तरीके से है कि किसी चीज में सपोर्ट नहीं करना है, सारे सिविल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसको डिसोबीडियंस करना है, उनकी चीजों को मानना नहीं है, ठीक है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन नवंबर 1930, और जिसमें कोई डिसीजन निकला नहीं क्योंकि कोई भी नेशनलिस्ट लीडर वहां पर गया नहीं था। सेकेंड राउंड टेबल 1931 में हुई थी, अगले साल लंदन में, वही दिसंबर में। गांधी जी ने रिप्रेजेंट किया था और उन्होंने बोला था कि भाई हमारी इंडिया में जितनी भी पार्टीज हैं, मतलब एक तो कांग्रेस है, एक मुस्लिम लीग है, दूसरा जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, उन सभी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, जो मैं मानूंगा वो सब मानेंगे। लेकिन ऐसा था नहीं, तीनों ने उनको अपोज किया कि भाई हम नहीं मानेंगे आपकी बात, क्योंकि आप हमारे, हम वहां पर नहीं है, हम अपनी बात हम खुद रख सकते हैं। और सेम ऐसे बी आर अम्बेडकर ने अपोज किया था कि भाई आप जो वहां पर मांगे रख रहे हैं वो, हाँ, उसमें आप हमारे हम जो बात कर रहे हैं उसको नहीं सुन रहे, क्योंकि गांधी जी ना हट्टी थे, वो वही बोलते थे जो उनके उनको जितना भी बोला जाए कि भाई आप ऐसा ना करें, लेकिन वो कभी भी किसी की नहीं सुनते थे। वो इतने जिद्दी थे कि अगर कभी उनको लगता था कि मैंने अगर ये गलत कर दिया है, तब भी वो उस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होते थे और अपनी हट को लेकर ही बैठे रहते थे। उनके कॉन्सिक्वेंस भी लोग उसको समझाते थे कि भाई अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता है, इसका बुरा प्रभाव ये हो सकता है। लेकिन वो इतने ज्यादा जिद्दी थे, अपनी चीजों को ही मानते थे, कभी दूसरे की नहीं सुनते थे। Conference in London was inconclusive, so Gandhi returned to India and resumed a civil disobedience movement. ये है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब बी आर अम्बेडकर ने माना था कि भाई हम इसीलिए नहीं मानते आपकी बात को कि आप, हमें चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स हमारे लिए। गोलमेज सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक प्रस्ताव के खिलाफ अपनी दलील पेश करते हुए कहा था कि भाई हमें जो निचले लोग हैं उनके लिए अलग से इलेक्टोरेट्स रखने की जरूरत नहीं है। अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचिका का प्रावधान करने से उनकी दास्ता स्थायी रूप ले लेगी। मतलब उनको अगर अलग इलेक्टोरेट मिला तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो अलग हैं, तो वो हमेशा ही अलग रह जाएंगे, वो कभी बाकी जो अपर क्लास है और लोअर क्लास है ये कभी एक साथ हो ही नहीं पाएंगे। अगर ये इलेक्टोरेट अलग हुआ तो वो हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, मतलब उन पर ठप्पा लग जाएगा कि आपको अलग इलेक्टोरेट इसलिए मिला है क्योंकि आप अलग हैं। तो ये बात मुझे गांधी जी की ठीक भी लगी। क्या आप चाहते हैं कि अस्पृश्य, जबकि बात लेकिन इन्होंने मुस्लिम के लिए फिर की, लेकिन मुस्लिम्स को अलग इलेक्टोरेट्स मिलना चाहिए उसके लिए उन्होंने बोला कि हाँ ये इनको दे दो, इनको अलग इलेक्टोरेट दे दो। मिलना तो उनको भी नहीं चाहिए था, उनके खिलाफ तो गांधी जी को दोनों ही करना चाहिए ना, कि वो भी तो अपने आप को अलग ही बोल देंगे कि भाई तुम तो अलग हो, उन पर भी तो ठप्पा लग जाएगा। तो ये जो गांधी जी की जो हमेशा ड्यूल फेस रहा था मुस्लिम और हिंदू को लेकर, ये कभी मुझे ठीक नहीं लगा, समझ ही नहीं आया क्यों। क्या आप चाहते हैं कि अस्पृश्य हमेशा अस्पृश्य ही बने रहें? पृथक निर्वाचिका से उनके प्रति कलंक का यह भाव मजबूत हो जाएगा। जरूरत इस बात की है कि अस्पृश्यता का विनाश किया जाए, और जब आप यह लक्ष्य प्राप्त कर लें तो एक अड़ियल श्रेष्ठ वर्ग द्वारा एक कमतर वर्ग पर थोप दी गई यह अवैध व्यवस्था भी समाप्त हो जाएगी। जब आप इस अवैध प्रथा को नष्ट कर देंगे तो किसी को पृथक निर्वाचिता की आवश्यकता ही कहाँ रह जाएगी। जबकि डॉक्टर अंबेडकर का मानना अलग था। वो कहते हैं कि दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचिता के प्रस्ताव पर महात्मा गांधी की दलील के जवाब में अंबेडकर ने लिखा था, हमारे सामने एक ऐसा वर्ग है जो निश्चय ही अस्तित्व के संघर्ष में खुद को कायम नहीं रख सकता। मतलब ये दलित वर्ग के लिए बोल रहे हैं।
जिस धर्म से ये लोग बंधे हुए हैं वह उन्हें सम्मानजनक स्थान प्रदान करने की बजाय कोढ़ियों की तरह देखता है, जिनके साथ सामान्य संबंध नहीं रखे जा सकते। अब नहीं रखे जा सकते तो ऐसा कुछ लोगों का सोचना है, आप उसके अगेंस्ट काम करें ना। आर्थिक रूप से यह ऐसा वर्ग है जो 2 वक़्त की रोटी के लिए स्वर्ण हिंदुओं पर पूरी तरह आश्रित है, जिसके पास आजीविका का कोई स्वतंत्र साधन नहीं है। न केवल हिंदुओं के सामाजिक पूर्वाग्रहों के कारण उनके सारे रास्ते बंद हैं, बल्कि समग्र इतिहास में हिंदू समाज ने उनके सामने खुलने वाली हर संभावना को बंद कर दिया है, जिससे दमित वर्गों को जीवन में ऊपर उठने का कोई अवसर न मिल सके। इन परिस्थितियों में सभी निष्पक्ष सोच वाले व्यक्ति इस बात पर सहमत होंगे कि आज सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि ऐसे अपंग समुदाय के पास संगठित निरंकुशता के विरुद्ध जीवन के संघर्ष का एकमात्र रास्ता यही है कि उसे राजनीतिक सत्ता में हिस्सा मिले, जिससे वह अपनी रक्षा कर सके। फ्रॉम डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, ये बाबा साहब अम्बेडकर की राइटिंग और स्पीचेस का कलेक्शन है, जिसका नाम है व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स। ओके, तो ये पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। हम नेक्स्ट पार्ट में फिर तीसरे पार्ट में मिलते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा था? एन के बाद सी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड सॉल्मोर साल्ट मार्च और राउंड टेबल टेबल कॉन्फ्रेंस, ये 30 और 31 में हुई ये सारी चीजें थी, ठीक है, आसपास में। तो यहाँ पर ये पार्ट खत्म होता है। इसमें अगर आपको कुछ चीज़ नहीं आती है तो कमेंट में लिखिए, बताइए मुझे मैं कैसा एक्सप्लेन करती हूँ, मेरे पीपीटी कैसे होते हैं, मेरे नोट्स कैसे होते हैं, वो भी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में लिखिए। और प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियोस को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय। लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट में मिलते हैं इस चैप्टर के।